Assalamualaikum friends, welcome back to our channel. So let's start with making 22 part 2 paper 1 physics 5040. So the first question of part 2 is 27. A sound wave passes through a substance. The diagram shows the position of molecule of the substance at one point in time. साउंड वेव सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंप्रेशन है, दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज अगेन कंप्रेशन, ये भी रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन। कंप्रेशन जब होती है जब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अनाइन होते हैं या एक साथ होते हैं, ठीक है, करीब करीब होते हैं बेसिकली, इस तरह। रेयरफैक्शन में क्या होता है जब मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं, दे आर फार अपार्ट, जैसे गैसेस भी होते हैं, दिस इज कॉल्ड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड वेव एंड व्हाट इज एट एक्स। एक्स पे तो हमने भी डिस्कस किया कि कंप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के करीब में पार्टिकल्स। तो बी और डी पे वो गलत हो गए, ए और सी में से हमारा आंसर है। अब जो साउंड वेव है, ये बात याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। ये सवाल बहुत आ चुका है पांच पेपर में, P2 में भी P1 में भी। करेक्ट आंसर विल बी ए, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. A man is sent between two tall buildings P and Q. He is 50 meter from P and 200 meter from Q. सही है। He sounds a horn. He hears the first echo from building P. जैसी बात है, बिल्डिंग P सही करेगा क्योंकि ज्यादा करीब बिल्डिंग P है ना। And 1 second later he hears the first echo from building Q. ठीक 1 सेकंड बाद उसने सेकंड echo सुना बिल्डिंग Q से। What is the speed of the sound calculated using this information? स्पीड ऑफ साउंड मांग रहे हैं वो इस इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात, क्योंकि उन्होंने एको की बात कर दी यहाँ पर, तो हम एको के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर उसने यहाँ पे बुलेट जो है वो चलाई एक तरीके से और उसने हॉर्न सुना दिया उसको, तो साउंड पहले यहाँ जाएगा फिर बाउंस बैक यानी एको होके वापस आएगा, ठीक है। तो पहले 50 मीटर ये था, जब वापस आया टच करिए तो ये भी 50 मीटर हो जाए, डिस्टेंस कवर कर गया, ऐसी बात है। टोटल कितना हो गया 100 मीटर। इसी तरह जब पहले एक बुलेट यहाँ जाएगी, सॉरी साउंड जब यहाँ जाएगा फिर साउंड वापस भी तो आएगा, एको हो गया। यहाँ गया 200 था, वापस आने का भी 200 होगा, एग्जैक्ट कितना हो गया 400 मीटर, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें पता है फर्स्ट वाले का विच इज 100, और टाइम भी मुझे पता, उससे हमें कंसर्न नहीं है, वो हम बाद में निकालेंगे। ये बन गया पहला फॉर्मूला। इसको हम ट्राई करेंगे कि हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। इसको करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, मगर अभी हम साइमल्टेनियसली फोकस करेंगे जैसे हम मैथ्स में करते थे। पहला ये कर ले, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कि हम वही फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं कि भाई डिस्टेंस रखते हैं हम 400, क्योंकि दो दफा साउंड बाउंस बैक हुआ है ना, पहले यहाँ किया फिर वहाँ गया, तो टाइम की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो उसमें t+1 कर देंगे, ठीक है। अब हमें निकालनी वैल्यू t की, जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली पुट करेंगे 100 अपॉन t इक्वल्स टू 400 अपॉन t+1, हमारे पास इसको सॉल्व करके t की वैल्यू आएगी 1/3 यानी 0.333, ठीक है, 0.33। अब ये वैल्यू हम के टाइम की हमारे वैल्यू आ चुकी है, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले में डाल देते हैं और टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं 0.333। तो हमारे पास आंसर आता है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 300 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। गॉट इट। इसी तरह जो वैल्यू ये आई हमारे पास, हम इसको यहाँ भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 300 मीटर पर सेकेंड, तो our करेक्ट आंसर वुड बी बी, ठीक है। Question number 28. Let's move to question number 29. Which is one of the uses of ultrasound
क्लीनिंग ज्वेलरी इज राइट आंसर, क्योंकि हमने याद भी किया हुआ है यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। बाकी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, सनबैट्स, ये दूसरी रेडिएशंस के यूजेस हैं, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30, a positively charged rod is held near an unchanged metal sphere on an insulating stand। मेटल स्फीयर ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ये, और ये चार्ज रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं चीज बताया चलूं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर दोनों चार्ज होंगे, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, जब पॉजिटिव चीज के करीब आई सारे जो नेगेटिव चार्ज हैं उससे अट्रैक्ट रहते हैं, क्योंकि हम ये बात बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब लाइट चार्जेस में रिपल्जन होती है। तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइड आ जाएंगे और यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे रिपल्जन होके। ठीक है, चार्जेस दोनों होंगे यहाँ पर। अब आगे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर, यही बात कर रहा है वो। तो हमने क्या देखा, कैसी डायग्राम बनी हमारी, इस तरह की बनी, जहाँ नेगेटिवली अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो है वो रिपल्जन होगा इनमें। ए अभी तो गलत होगा क्योंकि एक ही चार्ज दिखा रहा है यहाँ पे, डी में भी उल्टा दिखा रहा है, नेगेटिव उधर होना चाहिए, पॉजिटिव उधर होना चाहिए, डी पे गलत हो गया, सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में एक मसला है कि यह है इंडक्शन का क्वेश्चन। ये चीज हमारे सिलेबस से निकल चुकी है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, जबकि आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। 32 में मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट। द डायग्राम शोज सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, which row shows the change on an electron and the direction of electron flow through the resistor। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो हमने चार्ज पढ़ा है कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन का हुआ है, और लिखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो चार्ज हमारा सीधा सीधा आइए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी और डी गलत होगा इसका मतलब। अब वो पूछे डायरेक्शन, मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक किस्म की जो डायरेक्शन होती है वो होती है कन्वेंशनल फ्लो। कन्वेंशनल फ्लो, इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो जो वेरी करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें करती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, वो क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, तो यहां से यूं आएगा और फिर यूं चला जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो इसका मतलब है कि y से x जाएगा ना, y टू x और नेगेटिव। ठीक है, बी इज राइट आंसर। 33, a charge of 0.40 coulombs passes through a resistor in 10 seconds. In 2 seconds, 20 joules of thermal energy is produced in the resistor. What is the potential difference across the resistor? Potential difference मांगना है, potential difference का फॉर्मूला क्या होता है, P equals to I V। इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है पूरा सवाल। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं जरा यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ आराम से ताकि सेपरेटली सॉल्व हो जाए। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, करंट दिया हुआ, सॉरी चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम निकाल देंगे करंट सीधा सीधा। तो इक्वल्स टू RT लगा के 0.40 इक्वल्स टू I, टाइम था 1, तो जो करंट की वैल्यू आती है वो 0.40 एम्पियर ही आती है। ठीक है, करंट हमने फाइंड कर लिया। स्टेप 2 में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 सेकंड दिए हैं और जूल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे इसको, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर निकालेंगे, पावर निकलेगी इससे 2 जूल्स अपॉन 2 करते हैं तो हमारे पास पावर आती है 10 वॉट्स की। ठीक है भाई, पावर भी आ गई और करंट भी आ गया। वही फॉर्मूला लगाएंगे, P को IV में इनपुट करेंगे,
करंट आया 0.40 मल्टीप्लाई की पावर 10 से, आंसर आता है 25 वोल्ट्स। 25 वोल्ट इज द राइट आंसर, सी। अच्छा 34 में ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विच मीटर मेजर्स द करंट इन द रजिस्टर R2। सिर्फ और सिर्फ R2 की बात करनी है, ठीक है, करंट मेजर करने के हवाले से। तो ए में तो सिर्फ यहाँ से जो इनिशियल करंट आएगा वो मेजर होगा, ये गलत हो गया। इस तरह सी की बात कर लेते हैं, सी में टोटल करंट जो होगा वो मेजर होगा, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और बी में वोल्टमीटर लगा हुआ है तो बी तो ऑब्वियसली गलत हो गया। R1 में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर होता भी तो वो रेजिस्टेंस 1 को ही मेजर करता करंट, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, उसमें वो ये कह रहा है कि रजिस्टर 2 है और उसके आगे एमीटर लगा हुआ है, तो यस सिर्फ इसका ही करंट मेजर हुआ, ठीक है, R2 का। If you have any question you can ask me in the comments, I will definitely reply you. Let's move to question number 35, which requires a bit calculation. Okay, when the flash on a camera is used, a charge of 0.5 flows for 0.0030 seconds to the flash lamp. The average voltage across the flash lamp is 3600 volts. Got it? What is the electrical energy supplied to the flash lamp and what is the average power supplied? Average power पूछी है और पूछी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले यही करेंगे Q इक्वल्स टू IT लगाकर करंट निकालना है। 1.5 कूलम्स करंट निकालना है, I लिख दिया, यहाँ पर टाइम है 0.0030 सेकेंड्स, ठीक है। तो करंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 500 एम्पेयर्स। ओके, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि आप पावर निकाल के दे दो, तो हम यही कर लेते हैं भाई, P इक्वल्स टू I भी लगा लेते हैं। फॉर्मूला जो लगेगा वो डेटा के हिसाब से लगेगा, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं भाई पावर का फॉर्मूला होता है वर्डन अपॉन टाइम, ठीक है, वो भी लगेगा, मगर अभी सेंस नहीं बन रहा ना उसका, तो सेंस जहाँ बन रहा होगा उस हिसाब से फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। वैसे इसको सॉल्व करते हैं, पावर निकालिए ना, तो पावर DP करंट में निकाल चुके थे पहले, 500 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय एवरेज वोल्टेज, क्वेश्चन में गिवन है 3600 वोल्ट्स आई है। आंसर क्या आ गया 1.8:10⁶। कैलकुलेटर में डाल के देखिए ये आंसर आएगा, 18 लिखा हुआ आएगा, उसके बाद 5 0 और लिखे हुए, तो 1.8 ही बन गया। अब होशियारी तो ये है कि डायरेक्ट आंसर पता लग गया डी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का है ही नहीं ना, ठीक है ना। मैं फिर हम चेक कर लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब लगेगा पावर इक्वल टू वर्डन अपॉन टाइम का फॉर्मूला, वर्डन अपॉन टाइम का लगेगा। हमने पावर निकाल चुके हम 1.8:10⁶ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम गिवन था 0.0030 से, वर्डन आ गया 5400। इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लिया, यही आंसर आएगा, डिजायर्ड आंसर, ठीक है। आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, वही देखने में लग रहा था। द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यूं आएगा, फिर यूं आएगा, फिर वापस आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। विच लैम्प लाइट्स व्हेन स्विच 1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन। जब S1 जो है वो क्लोज हो जाएगा और S2 जो है वो ओपन हो जाएगा, तो कौन सा जो है वो लैम्प जलेंगे दो। तो जिस तरह हम इसको ऑन करेंगे, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, अगर हमने इसको ऑफ करा तो करंट यूं फ्लो करेगा, करंट चलता रहेगा, करंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अगर यहाँ जाएगा भी करंट, अगर यहाँ जाता भी है, ठीक है, तो ये तो ओपन है, स्विच तो खुला हुआ है, करंट पास कैसे होगा यहाँ पे, इसके लिए ये बंद होना जरूरी है ना, तो गलत हो जाएगा, लैम्प 3 जलेगा ही नहीं। अब जब यहाँ क्लोज हो गया, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि S1 इज क्लोज, तो 1 और लैम्प 2 जो है वो ब्लिंक कर जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, 36 का आंसर करेक्ट हमारे पास है सी, ठीक है। Let's move to question number 37. The diagram shows a hair dryer. Which statement explains why the hair dryer does not need an earth wire? Hair dryer को earth wire की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से उसके ऊपर जो है प्रोटेक्शन लगी हुई होगी, यानी पहले से प्रोटेक्ट होगा।
अब देखते हैं किस प्रोटेक्शन का नाम है क्वेश्चन में दिया हुआ। इट हैज अ लाइव वायर, नहीं लाइव वायर हर किसी में होता है। इट है न्यूट्रल वायर, ये बात भी गलत है। इट है डबल इंसुलेशन, यस डबल इंसुलेशन सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होती है। जब डबल इंसुलेशन लगी है भाई, जब डबल इंसुलेशन लगी हुई है तो फिर क्या जरूरत है एडवर्ड लगाने की, ये बात है ना, इस वजह से एडवर्ड नहीं लगा हुआ। डी में कह रहे थे केबल इज इंसुलेटेड, इससे क्या हुआ, ये भी गलत हो गया, इसका अर्थ भी सेम से ही बनता कोई। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 is related to magnetism. A left hand can be used to determine the direction of force when a current carrying conductor is perpendicular is 90 degree to a magnetic field. सही है। तो अब वो आगे कह रहे हैं कि which quantities are represented by the डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स P, Q and R। डायरेक्शन बतानी है P, Q और R की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। तो अच्छा अब उन्होंने कहा हुआ है कि फोर्स की बात की हुई है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर रहे हैं थंब, इसका मतलब वो डीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसी में फ्लेमिंग राइट हैंड लगता है और जो थंब है वो करंट को शो करता है, मगर यहाँ पे करंट को शो कर रहा है जो सेकंड फिंगर है हमारी वो, ठीक है। तो थंब यानी फोर्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये मैं लिख भी देता हूँ। क्यू इंडेक्स फिंगर का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और आर का मतलब ऑब्वियसली करंट होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये रटा आंसर है, डी एस इज द राइट आंसर। फोर्स, क्यू का मतलब है फील्ड, आर का मतलब है करंट, यहाँ पे आर का मतलब फील्ड कह रहा था, यहाँ पे आर का मतलब करंट कह रहा था, यहाँ पे आर का मतलब फोर्स कह रहा था, इस वजह से तीन ऑप्शन कर लो तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। As the magnet is moved into the coil of wire as shown, there is small positive reading on the sensitive ammeter. Ammeter पे कुछ ना कुछ रीडिंग आई है जब ये मैग्नेट अंदर गया है इस कॉइल के, यूं कॉइल है, ठीक है। Which change must increase the size of reading, मतलब करंट की रीडिंग किस समय बढ़ेगी, चेक करते हैं। Moving the opposite pole into the coil, अगर साउथ को ऐसे डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट की रीडिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है। पुटिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल, मैग्नेट को अगर आउट ऑफ द कॉइल रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुशिंग द मैग्नेट फास्टर, जैसी बात है आप देखें मैग्नेट पहले इस स्पीड से आ रहा है, जो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, अब वो तेज से जा रहा है, सही है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको। फ्लक्स लिंकेज है, यहाँ पर ये इंक्रीज होगा जिसकी वजह से जो ईएमएफ है, ईएमएफ इंक्रीज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये पूरा का पूरा जो पीछे जो है मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ लिया होगा बल्कि। सी विल बी द राइट आंसर। डी में क्या करें, अनबाइंडिंग सम ऑफ द टर्न्स ऑफ कॉइल, ये क्या बात लिखी हुई है, गलत, सेंस ही बन रहा डी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर। इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय केबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एट वेरी हाई वोल्टेजेस। अब ये बात गौर करने की है, वोल्टेज जो है यहाँ पर हाई है, ठीक है ना, ये बात नोट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। What are the effects of using high voltage transmission system? याद रखिए कि जब भी हाई वोल्टेज सिस्टम यूज करते हैं तो देयर आर लेस पावर लॉस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लेस पावर लॉस। तो यहाँ पे लेस पावर लॉस कहाँ लिखा हुआ है, पावर लॉस एंड केबल्स हाई नहीं होगा, लो पावर लॉस होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। सी और डी में से आंसर होगा इसका, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया ए और बी को। अब करंट इन द केबल हाई है, इसकी बात यहाँ से पता लगती है कि जब भी वोल्टेज होता है तो करंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखनी है। वोल्टेज बढ़ेगा करंट डिक्रीज होगा, ये चीज सिर्फ, ये जो है चीज सिर्फ ट्रांसफार्मर में अप्लाई होती है और कहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है ना।
कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होता है, यानी ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर में होता है। अब जब वोल्टेज बढ़ गया तो करंट लो हो जाएगा। ठीक है, या तो हाई है तो ये गलत हो गया। डी विल बी द राइट आंसर। सी इसलिए नहीं क्योंकि ये कह रहा है कि करंट भी ज्यादा है और वोल्टेज भी ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स व्हाई डी इज आवर आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching. If you learn anything new, like the video, share with those who are struggling with physics. Thanks for watching. Allah Hafiz. I will see you in the next video.